नमस्कार, स्वागत है नारद मुनि लाइव में और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, प्रोफेसर, चिंतक, गांधीवादी, एक ऐसे पत्रकार से जिनकी कलम की धार से कई लोग धराशायी हो जाते हैं। और आज हम उनसे उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो देश का सबसे चर्चित मुद्दा। जी, हम बात करेंगे मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी को लेकर और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, क्योंकि दोनों मामलों में धाराएं सेम है। दिल्ली पुलिस की ने दोनों खिलाफ सेम धाराओं में केस दर्ज किया है, लेकिन मोहम्मद जुबैर जेल के अंदर है और नुपुर शर्मा जेल के बाहर है और उनको सुरक्षा प्रदान की गई है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है जिस तरह का देश में माहौल है, जिस तरह से देश का वातावरण है और जिस तरह से देश में नफरत का माहौल है, उसके लिए सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को फटकार लगाई है और उनसे कहा है कि वे पूरे देश से माफी मांगे। इसीलिए मुद्दे को लेकर हम आज डॉक्टर राकेश पाठक साहब से चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, सबसे पहला सवाल तो यही कि जिस तरह का देश का माहौल है, इसके लिए आप सबसे ज्यादा और सबसे पहले किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए जुबैर जी, सबसे पहले मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा नारद मुनि का। आपने मुझे इस खास बातचीत के लिए बुलाया। जहाँ तक देश के माहौल का सवाल है कि कौन जिम्मेदार है, तो इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं। इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं। आदमी या तो जमानत पर रहा है या है फरार। तो अगर हम ये कहें जुबैर कि सभी लोग जिम्मेदार हैं, पूरा समाज इसके लिए जिम्मेदार है, और सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेदार है तो वो हुकूमत है। इस वक्त जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वे एक खास लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। उनका इरादा देश को एक खास दिशा में ले जाने का है। एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश को एक धर्म विशेष का देश बनाने का उनका जो एजेंडा है, जो अब तक छुपा हुआ था लेकिन अब वो खुलकर सामने आ गया है। तो अगर हम ये कहें कि सबसे बड़ा गुनहगार कौन है वर्तमान हालात के लिए मुल्क के, तो यकीनन जो केंद्र में बैठी हुई सत्ता है, उसका जो सत्ताधारी दल है और उसके जो समर्थक आनुषंगिक संगठन है, वे सब मिलकर इस तरह के मुद्दे सामने लाते हैं कि मुल्क में लगातार बदअमनी बढ़ रही है। आपसी जो सद्भाव और भाईचारा था वो खत्म हो रहा है। लोगों के बीच खाई बढ़ती जा रही है। तो मैं पहली नजर में ये मानता हूं कि जिस सरकार की ये जिम्मेदारी है कि देश में अमन चैन कायम रहे, जिस सरकार की ये जिम्मेदारी है कि भाईचारा कायम रहे, वो खुद ऐसी चीजों को न केवल संरक्षण देती है बल्कि बढ़ावा देती है। और इसकी बहुत लंबी फहरिस्त मैं गिना सकता हूँ जुबैर जी। सर, एक जो शेर आपने बनाया बहुत अच्छा शेर था, तो उसी शेर से रिलेटेड है कि मेरा भी शेर है कि बहुत अच्छा शेर है कि सर मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। तो ये शेर अभी जो जिस तरह का माहौल चल रहा है उस मौजू पर कितना फिट बैठ रहा है? देखिए, अगर आपके शेर से मैं बात करूं तो तुर्की ब तुर्की में एक शेर और अर्ज करना चाहता हूँ। क्योंकि आपने मुंसिफों की बात कही, मुंसिफ यानी अदालत में बैठे हुए लोग, न्यायाधीश, जज। तो ऐसे मुंसिफ क्या करेंगे हक अदा इंसाफ का? ऐसे मुंसिफ क्या करेंगे हक अदा इंसाफ का कातिलों के साथ जो हमदर्दियां करते रहे? तो वर्तमान जो हालात हैं, इस समय जो हम अपने आसपास देख रहे हैं, जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन सबका पतन हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा फिक्र की बात, सबसे ज्यादा चिंता की बात जो है वो हमारे जो मुंसिफ हैं, हमारी जो अदालतें हैं, उस पर जो सवालिया निशान लगा है। जो आखिरी पायदान है उम्मीद की, जब अवाम हर तरफ से बेजार हो जाता है, हर तरफ से उसे नाकामयाबी दिखाई देती है, उसकी बात नहीं सुनी जाती, तब वो उम्मीद की नजरों से देखता है अदालतों की तरफ। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है जुबैर जी कि अदालतें भी संदेह के घेरे में आ गई हैं। हाल तो ये है कि कोई भी बड़ा मुकदमा जब सबसे बड़ी अदालत तक पहुंचता है तो लोग पहले से ये अंदाजा लगा लेते हैं कि क्या फैसला आएगा। वो जो आपने कहा कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, तो जब हम संवैधानिक मुद्दों पर देख रहे हैं तो किस तरह अदालतें दुभाती कर रही हैं। हम सीधे उनके बारे में बात नहीं कर सकते क्योंकि अवमानना का मामला बन जाता है, लेकिन इतनी मीमांसा तो हो ही सकती है और हो रही है कि जो मसले एक बार किसी और नजर से तय होते हैं, फैसले आते हैं, जब वैसा ही मसला किसी और राज्य में आता है, किसी और
संदर्भ में आता है तो फैसला कुछ और करती है अदालत। सबसे अपनी ही नजीरें भूल जाती है अदालतें। बिल्कुल, सबसे बड़ा जो सवाल है आज देश के सामने, और देश ये जानना चाहता है, और देश के जो निष्पक्ष लोग हैं या सेक्युलर लोग हैं या एक भाईचारे के साथ जीना चाहते हैं, देश में भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, उनका सबसे बड़ा सवाल है। आप सोशल मीडिया पे भी जाकर देख सकते हैं कि मोहम्मद जुबैर जो रियल फैक्ट चेक के अल्ट के को फाउंडर, उनको जिन धाराओं में गिरफ्तार किया गया 353, 295, वही सेम धाराएं हैं नुपुर शर्मा पे भी लगाई गई हैं। लेकिन मोहम्मद जुबैर को पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने दोनों मामले दर्ज किए। नुपुर जुबैर को जेल के अंदर डाल दिया गया और नुपुर शर्मा को सुरक्षा प्रदान की गई, जबकि 16 अदर्स कंट्री मतलब देश, दूसरे देशों ने उनके जो बयान की निंदा की थी। क्या वजह है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही और एक तरफ जुबैर को सीधे उन्हीं धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है? जुबैर जी, मैं आपके दर्शकों को खास तौर से आपके नारद मुनि के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग अभी इस मुद्दे की पूरी तह तक भी नहीं गए। मोहम्मद जुबैर कौन है? मोहम्मद जुबैर एक खोजी पत्रकार है जो झूठ का पर्दाफाश करने का काम कर रहे हैं इतने सालों से। हम सब जानते हैं कि उन्होंने और उनके साथी, उन्होंने प्रतीक सिन्हा ने मिलकर ऑल्ट न्यूज बनाया, एक वेबसाइट है जो फैक्ट चेक करती है। कोई भी खबर, कोई भी वायरल वीडियो, कोई भी तस्वीर, उसकी पड़ताल करती है कि वो सही है या गलत है। मोहम्मद जुबैर ने क्या गुनाह किया था? उन्होंने एक बड़े टेलीविजन चैनल पर डिबेट में नुपुर शर्मा ने जो बात कही थी उसका खुलासा किया कि हाँ, उन्होंने ये बात कही है। उस चैनल पर डिबेट में पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बेअदबी की थी। वो जुबैर ने फैक्ट चेक करके कि नहीं, ये वायरल वीडियो सही है, नुपुर शर्मा ने ये बात डिबेट में कही थी। उसके बाद हमने देखा कि नुपुर शर्मा ये दावा कर रही थी कि उनको तो शाबाशी के फोन आए थे केंद्रीय गृह मंत्रालय से। देवेंद्र फडणवीस जो अभी नंबर 2 बन गए महाराष्ट्र में, नंबर 1 से बनते बनते उन्होंने फोन करके कहा, बेटा तुमने ठीक किया, सही बोला। और उसके बाद जब दुनिया के तमाम मुल्कों ने इस पर ऐतराज किया, अरब देशों से खास तौर पर इस पर ऐतराज दर्ज कराया गया, हमारे राजदूत बुलाकर समन करके उनको हड़काया गया, तब भारत सरकार ने कह दिया ये फ्रिंज एलिमेंट। उसी समय यह तय हो गया था कि मोहम्मद जुबैर के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान शुरू कर दिया था सत्ताधारी दल और उसके आईटी सेल ने, अरेस्ट मोहम्मद जुबैर। फिर वो एक मुकदमा दर्ज होता है। मैं आपके दर्शकों को यह बताना चाहता हूं मुकदमा किसने दर्ज कराया, उसमें फरियादी कौन है। फरियादी उसमें एक बजरंग बली नाम का एक ट्विटर हैंडल है। उस ट्विटर हैंडल पर सिर्फ एक फॉलोअर था। अब तो वो ट्विटर हैंडल भी गायब हो गया है, वो डीएक्टिवेट हो चुका है। उस ट्विटर हैंडल से कोई एक पोस्ट कभी लाइक की गई थी, इसके अलावा उसका कोई वजूद नहीं था। कोई हाड़ मास का इंसान उसके पीछे था, यह भी अभी नहीं पता कि किसने बनाया, कौन उसके पीछे था। मेरा ट्विटर हैंडल है डॉक्टर राकेश पाठक, आपका है मोहम्मद जुबैर कुरैशी, तो आपका है ना। आप व्यक्ति के रूप में अगर पुलिस ढूंढेगी तो आप तक पहुंच जाएगी। दिल्ली पुलिस ने उस गुमनाम ट्विटर हैंडल की शिकायत पर, उसने शिकायत की कि इसने हमारी धार्मिक भावनाओं की अवहेलना की है, इसलिए इस पर मुकदमा दर्ज किया जाए। दिल्ली पुलिस ने फौरन से पेशतर मुकदमा दर्ज कर लिया। हास्यास्पद बात यह है कि जिस ट्वीट पर जुबैर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ वो 2018 का ट्वीट है। फिल्म उससे भी बहुत पहले आई थी, एक फिल्म का किसी से ना कहना, उसका एक सीन है, उस पर मुकदमा दर्ज हो गया। उन्हीं धाराओं में नुपुर शर्मा पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है, हो रखा है। इसके बावजूद मोहम्मद जुबैर गिरफ्तार हुए, उन्हें जमानत नहीं मिल रही है, रिमांड ली जा रही है। अब दिल्ली की बजाय से लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस ले गई है किसी और मामले में, उन्हें एक मुकदमा वहां भी दर्ज है। मुकदमे तो नुपुर शर्मा पर भी दर्ज हैं देश के कई राज्यों में, 6 राज्यों में, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। पुलिस उन्हें ढूंढ नहीं पा रही। जो व्यक्ति सरकार की सुरक्षा में है, यानी पुलिसकर्मी लगे होंगे, तो ये तो संभव नहीं है कि वो उसका आता पता नहीं मिल सकता। तो ये जो सत्ता का दोहरापन है, जो भेदभाव है, कानून का पालन करते समय भी धर्म, जाति, भाषा, संप्रदाय, विचारधारा देखकर जब कार्रवाई होती है तो देश धीरे धीरे एक ऐसे अराजक दौर में पहुंच जाता है जहां इंसाफ की उम्मीद खत्म हो जाती है। और यही नुपुर शर्मा और जुबैर के मामले में हो रहा है।
तो सर ये मान लिया जाए कि देश में इंसाफ की उम्मीद खत्म होती जा रही है, और क्या जबकि जो सबसे बड़ी अदालत मानी जाती है सुप्रीम कोर्ट ने भी नुपुर शर्मा को फटकार लगाते हुए कहा है कि वे इस पूरे इसके अपने बयान के लिए और पूरे देश से माफ़ी मांगने की बात तो दूर नुपुर शर्मा, लेकिन जो उनके समर्थक हैं, जिन्होंने उनके फॉलोवर्स हैं, वो उल्टे उनको कह रहे हैं कि वो भी खुलेआम अब सबसे बड़ी अदालत की अवहेलना करने में लग गए, और अदालत सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नाफरमानी करने में लगे हुए, और उनको प्रोवोक कर रहे हैं कि आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये देश किस ओर जा रहा है? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट के उस दिन के बयानों पर, उसकी टिप्पणियों पर बात कर लेते हैं क्रमशः। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेलीविजन चैनल पर जाकर नुपुर शर्मा माफी मांगे। जुबैर साहब, आप पत्रकार हैं, टेलीविजन चैनल चलाते हैं, क्या ये मुमकिन है एक फरारी मुलजिम सीधे चैनल के दफ्तर तक पहुंच जाएगा और पुलिस उसे कहीं रास्ते में नहीं पकड़ेगी? नंबर 1, कोई इस तरह से, यद्यपि ऐसे पहले घटनाएं हुई हैं, कई आरोपियों ने टेलीविजन चैनल पर जाकर बयान दिए हैं, लेकिन एक ऐसी आरोपी जिसको लेकर पूरी दुनिया में देश की प्रतिष्ठा पर आघात लगा, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि चैनल के दफ्तर में जाकर टीवी पर माफी मांगे। नंबर 1, किसी भी तौर पर यह संभव नहीं है। नंबर 2, क्या किसी अपराध के बाद हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, क्रिमिनल केस में ऐसा कोई प्रावधान है कानून में? क्या आप अपराध करने के बाद टेलीविजन चैनल पर जाकर माफी मांग लें और केस खत्म हो जाएगा? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ये कहता है अगर मुकदमा दर्ज हो चुका है, FIR हो चुकी है, तो उससे आगे की पूरी पड़ताल होगी, पुलिस जांच पड़ताल करेगी, आरोपी की गिरफ्तारी होगी, सबूत गवाह की इकट्ठा करने का प्रयास करेगी पुलिस, मामला अदालत में जाएगा, चार्जशीट पेश होगी, जिरह होगी, बहस होगी। उसके बाद अगर सबूत और गवाहों के अभाव में पुलिस आरोप सिद्ध नहीं कर पाएगी तो आरोपी बरी हो जाएगा। लेकिन माफी मांगकर कौन बरी हो सकता है अदालत की नजर में, कानून की नजर में? नंबर 1। नंबर 2, मैं थोड़ा सा नाइत्तेफाक इस बात पर भी रखता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अकेली जिम्मेदार हैं देश को आग के मुहाने पर पहुंचाने के लिए। नुपुर शर्मा अकेली जिम्मेदार नहीं है जुबैर साहब। नुपुर शर्मा के जो सरपरस्त हैं, उनके जो आका हैं, उस विचारधारा के वे लोग जो वर्षों से इस तरह के अभियान चला रहे हैं, वे सब जिम्मेदार हैं। क्या इससे पहले इस देश ने ऐसे बयान नहीं सुने? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दिल्ली में देश की राजधानी में खड़े होकर गोली मारो डैश 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 के नारे लगाते हैं। तमाम सारे केंद्रीय मंत्री इस तरह के नरसंहार के आह्वान करते हैं, सांसद, विधायक, तमाम धर्मगुरु। वे सब जिम्मेदार नहीं है? अकेली नुपुर शर्मा जिम्मेदार है? नहीं, एक पूरी विचारधारा, सत्ता में बैठे लोग, उसका संरक्षण करने वाले लोग जिम्मेदार हैं। अदालत को भी उस दिन थोड़ा और आगे बढ़कर किसी कार्रवाई का तो मशवरा देना चाहिए था। आपने उनकी फरियाद वापस लेने का एक तरह से कठोरता दिखाई, उन्होंने अपनी दरखास्त वापस ले ली। क्या सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकता था इनकी फौरन गिरफ्तारी हो, या इतना ही कहती कि पहले आप पुलिस के सामने जाकर सरेंडर होइए, अदालत और कानून तय करेगा कि आपके साथ क्या सुलूक हो। नंबर 3 और आखिरी बात, अगर सुप्रीम कोर्ट मौखिक सुनवाई में जेर बहस ये कहता है कि उदयपुर में जो होगा उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, तो हिंदुस्तान का कानून कहता है किसी अपराध के लिए दुष्प्रेरण, उसे प्रेरित करने के लिए, उकसावे के लिए जो जिम्मेदार है वो भी तो आरोपी बनता है। तो सुप्रीम कोर्ट के इतने स्पष्ट उस वाक्य के बाद क्या नुपुर शर्मा उदयपुर में हुई श्री कन्हैया लाल जी की निर्मम नृशंस हत्या की उत्प्रेरक, उकसाने वाली इस नाते आरोपी नहीं हो सकते? इस पर कोई सवाल नहीं पूछ रहा। बिल्कुल सर, इसी से जुड़ा किस्सा याद आ रहा है आपका कि आप, चूंकि आप गांधीवादी हैं, चिंतक हैं, गांधी जी को लेकर, महात्मा गांधी को लेकर आपने कई किताबें भी लिखी। मुझे याद आ रहा है कि जब आप गुजरात गए थे, गांधी जी के देश जिसे कहा जाता है, तो गुजरात में आप एक उपवास पे बैठे थे गांधी आश्रम पे, तो उस समय एक आपकी अचानक से गिरफ्तारी की गई थी। क्या वजह थी और फिर रातों रात आपको रिलीज किया गया था? क्या हम गांधी जी के देश की बजाय अब गोडसे के देश की तरफ बढ़ रहे हैं? बहुत ही आपने एक बहुत अच्छा जुमला दे दिया जुबैर साहब कि हम गांधी के देश की बजाय गॉडसे के देश की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरा वाकया, मैं उसे बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानता हूँ, न मैं विचारक हूँ न चिंतक हूँ। मैं गांधी मार्ग का एक बहुत ही मामूली यात्री हूँ, पथिक हूँ। गांधी के जीवन, गांधी के विचार से अगर एक कण भी उस महासमुद्र में से एक बूंद भी आत्मसात कर पाऊंगा तो अपने इस जीवन को धन्य समझूंगा। मैं बहुत संक्षेप में वो घटना बता देता हूँ।
साबरमती आश्रम जो है उसे गुजरात सरकार एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप करना चाहती है कि जैसे वो कोई पर्यटन स्थल है, और उसके लिए उसका आधुनिकीकरण हो रहा है, उसको आधुनिक स्वरूप दिया जा रहा है। 1100 करोड़ की परियोजना है। मैंने उस परियोजना के विरोध में माननीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को एक खुला पत्र लिखा था सोशल मीडिया पर। ये बीते बरस की बात है, 2021 की। मैंने अगस्त सितंबर में वो चिट्ठी लिखी थी, उन्हें मेल भी किया था कि कृपा करके गांधी जी की जो विरासत है उसको वैसा ही रहने दें, उसकी सादगी, उसकी शुचिता यथावत रहेगी तो ही गांधी के विचार को लोग समझ पाएंगे, दुनिया भर के लोग देखेंगे। अगर आप उसमें वहां म्यूजियम बना दें, होटल बना दें, बड़े बड़े हॉल बना दें तो उसका मूल स्वरूप खत्म हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसके बाद से केंद्रीय एजेंसियां मेरे ऊपर नजर रख रही थी, और मैं 2 अक्टूबर को साबरमती आश्रम में सिर्फ गांधी जी के सामने बैठने गया था। मैं उस धरती को प्रणाम करने गया था कि उनकी जयंती का दिन है, मैं प्रार्थना सभा में बैठूंगा, रघुपति राघव राजा राम गाऊंगा। लेकिन मुझे गुजरात की पुलिस ने तड़के 6 बजे, 6:30 बजे होटल से अरेस्ट कर लिया। मुझे दिन भर रखा, फिर छोड़ दिया। दोबारा जब मैं आश्रम पहुंचा फिर मुझे दोबारा हिरासत में ले लिया। फिर तमाम सारे सामाजिक लोगों के सहयोग से मुझे वहां से रिहा किया गया। वो मुकदमा, मैं उस केस को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में लड़ रहा हूँ, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में मेरी फरियाद अभी चल रही है, मामला अभी चल रहा है, वो विषय अलग है। लेकिन जो बात आपने कही, हमारा देश गांधी के देश से गॉडसे के देश की ओर बढ़ रहा है, तो इसके पीछे भी एक विचारधारा विशेष है जिसका शिखर पुरुष 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को राजघाट पर जाकर 90 डिग्री झुककर प्रणाम करता है। लेकिन बाकी का पूरा जो दल है, बाकी की जो पूरी फौज है उनकी, सोशल मीडिया का जो अक्षोहिणी सेना है उनकी, वो सब 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को गॉडसे अमर रहे, गॉडसे जिंदाबाद ट्रेंड कराते हैं। टॉप ट्रेंड होता रहा है पिछले कुछ सालों तक। अभी जब हम जैसे गांधीवादी कार्यकर्ता चेते हैं तो पिछले 1-2 साल से थोड़ी सी शांति हुई है। लेकिन आप देखें देश में गॉडसे की मूर्ति बन रही है, ग्वालियर में गॉडसे का मंदिर बन रहा है, ग्वालियर से मूर्ति बन के मेरठ चली गई स्थापित होने। तो ये लोग कौन है? इनके सोशल मीडिया हैंडल्स जुबैर जी आप देखेंगे, फेसबुक, ट्विटर, तो वे सब हिंदू राष्ट्र बनाने वाले मिलेंगे आपको। वे सब माननीय नरेंद्र मोदी जी के, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्थक मिलेंगे। तो ये तस्वीर एकदम शीशे की तरह स्पष्ट है कि कौन लोग हैं जो गांधी के देश को गॉडसे का देश बनाना चाहते हैं। राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय नैतिक मजबूरी है कि ऊपर बैठे हुए लोग मुंह में गांधी और बगल में गॉडसे को रखकर चलते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे देश को समझ में आ रहा है, हम और आप जैसे लोग इस देश को गांधी का देश बनाए रखने के लिए अपनी जिंदगी भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ये देश गॉडसे का देश कभी नहीं बनेगा। सर, एक आखिरी सवाल है, और जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह देश में अभी माहौल चल रहा है, जिस तरह का नफरत का माहौल हो गया है और जिस तरह से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, गांधी जी की तस्वीरों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं, गॉडसे की मूर्ति को ऊपर हार डाला जा रहा है, फूलमाला डाली जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी होती कि भी जब सरकार के 2 अंग होते हैं, एक विपक्ष और एक सरकार, लेकिन विपक्ष इस पूरे सिनेरियो में कहीं नज़र नहीं आ रहा, और विपक्ष कहीं दूर दूर तक ऐसा नहीं लग रहा कि इनका विरोध किया जाए। जब तक किसी चीज़ का विरोध ही नहीं होगा, आप हम विरोध कर रहे हैं या सामाजिक कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, लेकिन एक जो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होना चाहिए वो देश में कहीं नज़र नहीं आ रहा। विपक्ष नहीं होने का नुकसान आम जनता भुगत रही है, और इसका सीधा सीधा फायदा सत्ताधारी दलों को मिल रहा है। निश्चित तौर पर आपका सवाल एकदम मौजू है। दरअसल इसके पीछे भी सत्ता और मीडिया, 2 लोगों की बड़ी भूमिका है। क्योंकि जो मुख्य धारा का मीडिया है वो पूरी तरीके से सत्ता समर्थक है, वो विपक्ष को स्पेस नहीं देता, जगह नहीं देता, उसकी खबरों को स्थान नहीं मिलता। और ये बात बिल्कुल सही है, विपक्ष पिछले कई साल बिल्कुल नकारा रहा है। हम और आप जैसे जो स्वतंत्र चेता लोग हैं, हमें कोई लेना देना नहीं कांग्रेस से, हमें कोई लेना देना नहीं समाजवादी पार्टी से, शिवसेना से, किसी से भी नहीं। हम लोकतंत्र और संविधान के पक्ष में हैं। हम भारत का जो आइडिया है, आइडिया ऑफ इंडिया जैसे कहते हैं, भारत का जो मूल विचार है, हम उसके पक्ष के लिए लड़ रहे हैं। मैंने कई साल पहले वर्धा में जो गांधी जी का आश्रम है, सेवाग्राम, वहां अपने भाषण में एक बात कही थी कि जब सोशल मीडिया का आविष्कार हुआ, जब ये झूठ की फैक्ट्री और नफरत की फैक्ट्री ने झूठ फैलाना शुरू किया, तब कांग्रेस जैसे दल सो रहे थे। खुद राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल नहीं था तब तक, उसके बाद बना है। तो बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ा अपराध
विपक्ष का भी है। जब सोशल मीडिया बढ़ रहा था तब ये लोग उस माध्यम से दूर बैठे हुए थे। अब आधुनिक समय में, वर्तमान समय के जो युद्ध के औजार हैं, वो औजार सोशल मीडिया के औजार हैं। अब आप प्रस्तर युग में, पत्थर के युग में तीर कमान से अगर लड़ेंगे दुश्मन से दुश्मन, तो आपका आधुनिकतम सुपरसोनिक विमान लेके बैठा हुआ है, और अगर आप चाह रहे हैं कि तीर कमान से उसके खिलाफ हमला करेंगे, जवाब देंगे उसके हमले का, तो आपको परास्त होना ही होगा। फिर भी मुझे अब ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे विपक्ष ने भी इस ताकत को समझा है, उसने भी अब लड़ाई शुरू की है। इसका एक उदाहरण आप देख लीजिए कि पिछले 10-15 दिनों में ही कांग्रेस का जो सोशल मीडिया सेल डिपार्टमेंट है वो आक्रामक हुआ है। पिछले 8-10 साल से महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन सबके छवि को मान मर्दन करने के लिए, इनको बदनाम करने के लिए क्या क्या नहीं किया गया, लेकिन कांग्रेस चुप बैठी रहती थी। अब कांग्रेस इसका जवाब देने पर उतर आई है। तो हमने आज देखा वो जो फेक वीडियो जिसने चलाया राहुल गांधी, उसकी उसकी गिरफ्तारी हुई है आज सुबह। भले छत्तीसगढ़ पुलिस पहुंची तो नोएडा की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, वो एक बचाने का तरीका है, लेकिन अंत में वारंट जारी हो चुका है। छत्तीसगढ़ भी जाना पड़ेगा उस एंकर को। तो ये लड़ाई तो उनको लड़ना पड़ेगी। देर से शुरू की हमने लड़ाई ये, और जनता के जो मूल मुद्दे हैं, असल बात यह है, सवाल इसका भी नहीं है कि राहुल गांधी के खिलाफ क्या मुद्दा चल रहा है। सवाल जनता के हकों की लड़ाई है, महंगाई है, बेरोजगारी है, चीन का हमला हमारे देश की सीमाओं में अतिक्रमण है, अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक में हमारी स्थिति है। उन सब मुद्दों को मुख्य धारा के मीडिया को भी उठाना चाहिए, और विपक्ष की जिम्मेदारी है कि जनता के मुद्दों के लिए लड़ाई लड़े। आप अपने भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के ईडी में पेशी पर तो धरना दे देते हैं दिल्ली में, लेकिन बाकी मुद्दों पर भी तो आपको धरना देना होगा, संसद घेरना होगी कि आटा किस भाव हो गया, सरसों का तेल किस भाव बिक रहा है। तो ये लड़ाई भी लड़ना विपक्ष की जिम्मेदारी है, और विपक्ष के संघर्ष को, उसके आंदोलनों को पर्याप्त और समुचित जगह देना हमारी और आपकी मीडिया की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी से भी मुख्य धारा का मीडिया विमुख हुआ है। इसलिए आज हमें और आपको ऐसा लगता है कि विपक्ष कुछ कर नहीं रहा। अगर मैं आपसे फहरिस्त गिनाने चलूं विपक्ष के कितने आंदोलन हुए हैं, लेकिन क्या आप बताइए सचमुच में टेलीविजन चैनलों पर उतना कवरेज उन्हें मिला? निश्चित तौर पर नहीं मिला। जब ये बैलेंस करेंगे आप, सत्ता की बात भी रखिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन विपक्ष की आवाज को, जनता की आवाज को भी हमें और आपको जनता तक वापस पहुंचाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि विपक्ष की आवाज को इंडिया के मीडिया ने ही दबा के रख दिया है। सर, चलते चलते एक आखिरी सवाल है कि रात ही तो है, कट जाएगी, लेकिन सुबह कब होगी? सुबह कब होगी ये सचमुच हम और आप नहीं जानते, लेकिन फिलहाल देश एक अंधी गली में, एक अंधी सुरंग में दाखिल होता दिखाई देता है। दुर्भाग्य यह है कि समाज के पढ़े लिखे लोग, स्वतंत्र चेता लोग लगातार चेता रहे हैं कि इसको रोकिए, इस सांप्रदायिक नफरत को रोकिए, इस वैमनस्य को रोकिए, लेकिन जब तक इस लड़ाई में बाकी सारे लोग, बहुत सारे लोग, ज्यादा लोग, और खास तौर से बहुसंख्यक समाज की जिम्मेदारी है कि वो कम से कम इस तरह के कट्टरपंथी रुझान की ओर न बढ़े। मैं दोनों तरफ की कट्टरता का विरोधी हूं। मैं किसी भी अल्पसंख्यक विचार, धर्म, भाषा, संप्रदाय की किसी भी तरह की कट्टरता का हिमायती नहीं हूं, लेकिन इस रात की सुबह तो होगी। मैं इस उम्मीद पर कायम हूं कि अंधेरा छटेगा जरूर। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, चिंतक, प्रोफेसर डॉक्टर राकेश पाठक, जिनसे हमने चर्चा की अलग अलग मुद्दों पर और जाने उनके विचार। आपको इनका, हमारी ये खबर कैसी लगी, हमारे ये वीडियो कैसे लगे, डॉक्टर राकेश पाठक साहब के विचार कैसे लगे, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दीजिए इजाज़त, आप हमारे साथ जुड़े। पाठक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद।